हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिन के बाद आपका सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड होना शुरू कर दिए हैं। प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हमारा मेरे प्यारे बच्चों इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाया। और अब आपको लगातार वीडियोज़ मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी, डेली 10 वीडियो मिलेंगी। आप अपने बोर्ड की तैयारी अब हमारे साथ आप शुरू कर दीजिए। आपका ये चैनल एसकेएम स्टडी सदैव आपके सेवा में तत्पर है और तत्पर रहेगा, ठीक है। और आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच पाए और वो पढ़ पाएँ। सभी वीडियो मेरे प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट में जोड़े गए हैं। प्लेलिस्ट खोलकर आप वहां से एक अच्छा प्यारा सा नोट्स आप तैयार कर सकती हैं। तो अब हम जानेंगे, हम लोग इसके अगले पार्ट में जाने थे टीकाकरण। टीका क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। डीएनए टीका तक हमने कब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे प्रतिरक्षा तंत्र की विसंगतियां, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र से कौन कौन सी ऐसी रोग होती हैं जो आपके शरीर में, बॉडी में आपके उत्पन्न होती हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र की विसंगतियां कौन कौन सी होती हैं, आपकी मेन हेडिंग है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों पहला जो है वो है हमारी एलर्जी। पहला हमारा क्या है, एलर्जी। चलिए एलर्जी की बात करते हैं। तो एलर्जी क्या होता है। तो एलर्जी आप देखते हैं जैसे कि नाक का बहना, खांसी आना और नीली आंखें हो जाना, छींकना इत्यादि हमारी क्या होती है, एलर्जी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक संवेदनशील अनुक्रिया क्या कहलाती है, हमारी एलर्जी कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जिसके प्रति ऐसी प्रतिरक्षी अनुक्रिया करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलर्जेन कहते हैं। और इसमें कौन सा प्रतिरक्षी भाग लेता है, तो आईजीई प्रकार का प्रतिरक्षी भाग लेता है। तो इसमें क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक संवेदनशील अनुक्रिया, प्रतिरक्षा तंत्र की अधिक संवेदनशील अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। अनुकूली क्रिया क्या कहलाती है हमारी मेरे प्यारे बच्चों, एलर्जी कहलाती है, ठीक है ना। और ऐसे पदार्थ जिसके प्रति ऐसी प्रतिरक्षी क्रिया होती है उसे हम लोग एलर्जेन के नाम से जानते हैं। उसे भी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जिसके प्रति ऐसी प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है उसे एलर्जेन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे एलर्जेन कहते हैं। और इसके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी आईजीई प्रकार की होती है। इसके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी आईजीई प्रकार की होती है। तो इसके प्रति जो बनने वाली
प्रतिरक्षी होती है वो कैसी होती है, तो IgE प्रकार की होती है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे इसके सामान्य अगर उदाहरण देखें तो आप लोग कह सकते हैं उदाहरण में जैसे हमारे क्या क्या हो सकते हैं, आपका हो सकता है छींकना, छींकना, नाक का बहना, नाक का बहना, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में कठिनाई इत्यादि हमारी एलर्जी के प्रति होती है। ओके, अब हमारी आती है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा स्वप्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज। ओके, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझाना चाहते हैं। कभी कभी अनुक्रिया और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। क्या करता है, जब जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं जब खुद के ऊपर हमला करती है, अपने शरीर के ऊपर हमला करती हैं, तो शरीर के प्रति क्या होती है, क्षति पहुंचाती हैं। जब क्या होता है, कभी कभी अनुक्रिया और अज्ञात कारणों में से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करके शरीर को क्षति पहुंचाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आमवाती संधि शोध से प्रभावित हैं और ये हमारी एक स्व प्रतिरक्षा होती है। स्व प्रतिरक्षा रोग के कुछ उदाहरण जैसे इंसुलिन आधारित मधुमेह और क्रोनिक एनीमिया इत्यादि हमारे स्व प्रतिरक्षा रोग के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करके क्षति पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, जिसे स्व प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा रोग जोड़ दीजिए, स्व प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा ना, इसको स्व प्रतिरक्षा रोग कहा जाता है। जैसे इंसुलिन मधुमेह हो गया, मधुमेह सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मधुमेह, और लिखना चाहते हो लिख सकते हैं क्रोनिक एनीमिया, एनीमिया। ये सब हमारे स्व प्रतिरक्षा रोग के उदाहरण होते हैं। अब इसमें अगर देखें तो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, अगर शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र देखें तो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग जैसे कि ऊतक, कोशिकाएं, घुलनशील अणु जैसे प्रतिरक्षित तंत्र शामिल हैं और प्रतिरक्षा तंत्र विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है और इनके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें ही याद रखता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं, इसी में है, आप नोट कर सकते हैं शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, क्योंकि आपके मन में विचार आएगा सर ऐसे ऐसे कौन से हमारे अंग होते हैं कि जो हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करते हैं और वो क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग
ऊतक हो गया, लसिकाभंग हो गया, ऊतक हो गया, कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसे प्रतिरक्षी शामिल होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रतिरक्षी होते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र विजातीय प्रतिजनों को क्या करता है? पहचानता है और इनके प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है। तो यहाँ पे अभी जो लसिकाभ अंग है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग, ऊतक, कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा प्रतिरक्षी शामिल है। प्रतिरक्षी शामिल है। प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र विजातीय प्रतिजनों, विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है, को पहचानता है, पहचानता है और इनके प्रति अनुक्रिया करता है, इनके प्रति अनुक्रिया करता है और इन्हें याद रखता है, और इन्हें याद रखता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरे प्यारे बच्चों आया है लसिकाभंग। तो चलिए देख लेते हैं लसिकाभंग क्या होते हैं। लसिकाभ अंग, ये लसिकाभ अंग होता क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन्स इसको बोला जाता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स इसको बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं? वे अंग जिसमें लसिकाणु की उत्पत्ति और परिपक्वन तथा प्रचुरोद्भन होता है उसे हम लोग लसिकाभ अंग कहते हैं। लसिकाभ अंग को दो भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे बच्चों। पहला हमारा प्राथमिक लसिकाभ, दूसरा हमारा क्या है? वह है द्वितीयक लसिकाभंग। प्राथमिक लसिकाभंग में जैसे कि अस्थिमज्जा, थाइमस, ऐसे हमारे प्राथमिक लसिकाभंग होते हैं। और द्वितीयक लसिकाभंग जैसे कि परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, लसिका ग्रंथिया, टोंसिलो इत्यादि जो भी होते हैं यह हमारे द्वितीयक लसिकाभ अंग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लसिकाभंग। क्या लिखेंगे? यही वे अंग हैं, यही वे अंग हैं जिनमें लसिकाणु की उत्पत्ति और परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है। और लसिकाभंग को मेरे प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राथमिक लसिकाभंग और द्वितीयक लसिकाभंग। पहला हमारा क्या होता है? प्राथमिक लसिकाभंग, दूसरा हमारा क्या है? द्वितीयक लसिकाभंग। ये प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाभंग में क्या क्या आते हैं? चलिए देख लेते हैं।
जैसे कि हमारा इसमें प्राथमिक लसिकाभ में अस्थिमज्जा, थाइमस, अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा और थाइमस प्राथमिक लसिकाभ अंग के अंतर्गत आते हैं। और यहीं पर अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणु में क्या होते हैं, विभेदित होते हैं। ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद कर लीजिएगा। द्वितीयक लसिकाभंग जैसे कि हमारा प्लीहा और लसिका ग्रंथि, ठीक है ना, यही होते हैं। बस हमारे क्या हो गए, प्लीहा और लसिका ग्रंथि इत्यादि हमारे द्वितीयक लसिकाभंग के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा चलिए देख लेते हैं अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा क्या होती है और थाइमस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है तो आपको समझ आएगा। आप लोग बोन्स देखें, हड्डियाँ अपनी हड्डियाँ, जैसे कि ये हाथ होता है, ये मान लीजिए ये हाथ है, तो ये जो सिरा होता है ये देखते हैं यहाँ से, यहाँ जो ये बटा हुआ भाग है, ये जो बटा हुआ भाग है, यहाँ तक आप कह सकते हैं अस्थिमज्जा है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं अस्थिमज्जा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं अस्थिमज्जा क्या होती है। तो अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभंग है जहां लसिकाणु समेत रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है जहां लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। रुधिर समेत सभी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम दिया गया है, उसे दिया गया है अस्थिमज्जा नाम दिया गया है, ठीक है। अब आती है थाइमस। चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों थाइमस क्या होती है। तो हेडिंग यह बना लीजिए, थाइमस एक सपली अंग है जो हृदय के पास उपरो स्थिति के नीचे होता है, जो कि हृदय के पास नीचे स्थित होता है। और जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इसका आकार घटता जाता है। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थाइमस एक सपाली अंग है जो हृदय के पास उपरोस्थि के नीचे स्थित होता है। जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है और बढ़ती उम्र के साथ इसका आकार घटता चला जाता है। इसका आकार क्या हो जाता है, घटता चला जाता है। ओके, अब हमारी मेरे प्यारे बच्चों आई थी प्लीहा भी आई थी ना, तो हेडिंग क्या डालेंगे, प्लीहा क्या होती है। तो प्लीहा सेम के आकार का अंग है। सेम का आकार देखें, बस ऐसी होती है जो सेम के आकार होती है। सेम कैसी होती है, सेम आप लोग देखिए, सेम की एक जो पौधे आती है कुछ आप कह सकते हैं ऐसे इस प्रकार से होती है, ऐसे सेम होती है ना, तोड़ के उसको सब्जियां बनाई जाती है, बस
यही सेम के आकार की होती है, बस प्लीहा, इसको ही बोलते हैं प्लीहा। ये जो सेम के आकार की होती है, कुछ ऐसे ऐसे होती है सेम के आकार की तरह, इसको क्या बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? प्लीहा सेम के आकार प्लीहा सेम के आकार का अंग है, का अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्यंदक यानी कि फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। फांस कर रुधिर निस्यंदक यानी कि फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब आता है लसिका ग्रंथि। चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लसिका ग्रंथि क्या होती है। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे लसिका ग्रंथि। यह छोटी संरचना होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यह छोटी ठोस संरचनाएं होती हैं जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती हैं। ठीक है ना, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका और तरल में आ जा सकते हैं। लसिका और तरल में आ जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इतना नोट कर लीजिए, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और अगले वीडियो मेरे प्यारे बच्चों जानेंगे जो रोग होते हैं, HIV एड्स हो गया, जो रोग होते हैं इनके बारे में जानेंगे। जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करके हम लोग 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। और आप चैनल से जुड़े रहिए, आपका ही चैनल है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।